नमस्कार। आज हम लोग यह पाठ पढ़ेंगे। इस वीडियो में उसने कहा था कहानी आपको पढ़ाएंगे। तो ये कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली चैप्टर का जो सीन है, दृश्य, वह पंजाब के अमृतसर शहर का है। वहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। आरंभ में कहानी कहाँ है? जगह जो जिसका नाम लिया गया है वो है पंजाब का अमृतसर। तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, इनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। लेखक का कहना है कि इक्के गाड़ी वालों की जबान जरा कड़वी होती है, वे गाली गलौज ज़्यादा बोलते हैं। तो अगर उनकी आवाज़ से जिनके कान पक गए हों, उनको अमृतसर में बम्बू काट वालों, मतलब वह भी गाड़ी वाले ही हुए, उनकी बोली को जाकर के सुने तो उनको मरहम जैसा महसूस होगा। मरहम मतलब किसी घाव पर अगर मरहम लगा लें तो आपको शांति महसूस होती है, आराम महसूस होता है। तो लेखक महोदय ने यह बताया कि अमृतसर में जो बम्बू काट वाले हैं, उनकी जबान बोली बड़ी मीठी होती है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। ये इक्के वाले जो होते हैं वो घोड़े को चाबुक से पीटते हैं और उसको नानी वगैरह को गाली वाली देते हैं। तो इसी को लेखक ने बड़े ही यहाँ सटीक ढंग से लिखा है कि कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, मतलब गाली देते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं और कभी किसी को बोल देते हैं अंधा है क्या, आँख नहीं है। तो इस तरह की बात हम लोग सुनते हैं। उनके पैरों की अंगुलियों के पोड़ों को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और उनको चलने के लिए प्रेरित करते हैं घोड़ों को, और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं और वे गाड़ी वाले सीधे अपनी नाक के सामने चले जाते रहते हैं। बड़े दुखी नज़र आते हैं, निराश रहते हैं, कुपित रहते हैं, क्षुब्ध रहते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले लोग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए, और तब उसी तरह के गाड़ी चलाने वाले लोग अमृतसर में वो ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी। वहाँ के जो घोड़े चलाने वाले होते हैं, तांगे चलाने वाले, वो कैसे बोलते हैं? तो बोलते हैं बचो खालसा जी, भाई जी ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बचा, करते हुए सफ़ेद फोटो खच्चरों, बत्तकों, गन्ने के खोमचे और भाड़े वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। मतलब और जगह के गाड़ी वाले, इक्के वाले अपनी असभ्य भाषा के लिए मशहूर हैं, कुख्यात हैं। तो ये अमृतसर के गाड़ी वाले मधुर भाषा के लिए वे भाषा में शालीनता नहीं छोड़ते। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी, चेतावनी मतलब चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने देखिए। तो कैसे उस बुढ़िया को हटाने के लिए ये गाड़ी वाले बोलते हैं, सो सुनिए। हट जा जीर्ण जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा मुता पुत्ता प्याड़िए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है, उनके कहने का अर्थ है हिंदी में कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये अब तक हम लोगों ने यही देखा कि पंजाब के अमृतसर का दृश्य है। वहाँ पर लेखक महोदय ने गाड़ी वालों की भाषा के विषय में कमेंट किया और वहाँ के जो गाड़ी वाले हैं ये बताया कि उनकी भाषा अच्छी है, वे गाली गलौज कम करते हैं, न के बराबर करते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में
होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। दोनों सिख थे, लड़का और लड़की। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। वहाँ दुकान पर कुछ नोक-झोंक हो रही थी। कोई ग्राहक था जो पापड़ गीले हो गए थे, उनकी थैली को बिना गिने हुए लेने को तैयार नहीं था। कहता था कि जब पापड़ लिए हैं तो गिनेंगे, उसकी आप जितना बोले हैं उतना पीस है कि नहीं है। ये दृश्य है अमृतसर का। मेरे घर तेरे घर कहाँ हैं? मंगरे में। और तेरे? दोनों लड़की लड़की ने एक दूसरे से घर का पता पूछा। वो बोला मंगरे में और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा हैं होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये पूछा उसने तो वह भाग गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। किसी लड़की से कोई लड़का पूछे ये बात तो शर्माती है। शर्माना औरत का आचरण है, उसकी शोभा है, उसका क्या है, उसकी खूबी है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धात मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। रोज तो वह बोलती थी धत और शर्माती थी। आज आशा के विपरीत वह बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और जो साल ओढ़े हुई थी वो बोली कि यह रेशम से कढ़ा हुआ है, यह मुझे सगाई के दिन लड़के वाले ने दी है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। यह सुन करके लड़के का दिल टूट गया। उसे उम्मीद न थी कि ऐसा होगा। वह मन ही मन अपना दिल जोड़ बैठा था उसके साथ। वह मन ही मन प्यार के सपने देख रहा था। लेकिन यह उत्तर जो मिला, लड़का अप्रत्याशित बहुत ऊंचाई से आसमान से ज़मीन पर गिरा। वह दुखी हो गया, वह सदमे में था। वह जाते जाते क्या किया, एक लड़के को मोड़ी में धकेल दिया। मोड़ी मतलब नाला। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक छावड़ी वाले को धक्का दे दिया, वह गिर गया। एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। इस प्रकार से वह घर गया। मतलब इन पंक्तियों का मतलब यह है कि राइटर लेखक अस्त व्यस्त है। वह उस लड़की की सगाई होने की बात से इतना आहत है कि उसकी उम्मीद के खिलाफ वो जवाब था। उसे लगा कि वह आसमान से ज़मीन पर गिर गया है। राम नाम राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन अब दृश्य देखिए, वक्त बीतता है। अब दृश्य है विश्व युद्ध का। विश्व युद्ध हुआ था फ्रांस की धरती पर। भारत और भारत की सेनाएं अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई कर रही थी और उनको लड़ना था जर्मन सैनिकों के खिलाफ। विश्व युद्ध में 2 पार्टियां थीं, इंग्लैंड और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। तो भारत के तरफ से इंग्लैंड के तरफ से युद्ध करने के लिए भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। वे लोग तो वहाँ पर देश के नौजवान उसमें भर्ती हो रहे थे। तो एक नौजवान था जिसका नाम है, वो आपको आगे मिलेगा, लहना सिंह। वो अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई कर रहा है। तो फ्रांस की धरती पर विश्व युद्ध हो रहा है, वहाँ का यह दृश्य है। तो एक सैनिक बोला, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम नहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। ये युद्ध भूमि है जहाँ बम्बार्डमेंट हो रहा है, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं। तो जैसे गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। वहाँ जो प्राकृतिक जो आपदा हो रही है, जो युद्ध में जो गोले आ रहे हैं, वो कब जाने किधर से आ जाएं।
नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। नगरकोट में जलजला आया था, प्राकृतिक आपदा, उससे भी बड़ी यह आपदा है। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं, बेईमान मतलब विदेशी दुश्मन जर्मन लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब यह हम लोग इन पंक्तियों में पढ़े युद्ध का दृश्य। वहाँ जर्मन और अंग्रेज सैनिकों के बीच में युद्ध हो रहा है। अंग्रेज सैनिकों के तरफ से युद्ध करने वालों में भारतीय शामिल हैं। तो ये अब दृश्य, एक सैनिक है, उसका नाम है लहना सिंह। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, तो युद्ध भूमि में भी ड्यूटी मिलती है। उसमें है कि जब ड्यूटी पूरा कर लीजिए तो आपको छुट्टी हो जाएगी। तो लहना सिंह और 3 दिन हैं। दूसरा सैनिक बोल रहा था 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो अंग्रेज़ों के दिल में भारतीयों के लिए उस समय बहुत बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। नहीं तो अगर भारतीय सैनिक नहीं लड़ते तो जर्मनी को परास्त करना असंभव था। तो अंग्रेज महिला थी जिसके बाग में ये लोग जाते थे आराम करने, तो वह खाना खिलाती थी इन लोगों को, और पैसा देने के समय इनकार जाती थी। वो बोलती थी तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झेपी। बिना फोड़े घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे। घोड़ा को कभी कभी फेरना पड़ता है, मतलब गाड़ी में चलाना पड़ता है। बिना काम के भी घोड़े को दौड़ाना होता है, नहीं तो बिगड़ जाता है। और बिना लड़े सिपाही, ये कहावत है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते हैं मुंह फाड़ देते हैं, पैर पकड़ने लगते हैं, यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। ये जर्मन सैनिकों के विषय में लहना सिंह बोल रहा है। अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो मतलब उस दिन जो पिछले दिन जो युद्ध हुआ था, उस दिन जर्मन सैनिक भाग खड़े हुए थे और ये लोग जीतने के पोजीशन में थे। तो गनीमत कहिए कि जनरल साहब जो थे उन्होंने पीछे हटने का ऑर्डर दिया, नहीं तो उस दिन तो जर्मनी को ये लोग परास्त ही कर देता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो ज़रा धंस गया है। क्योंकि युद्ध वगैरह हो नहीं रहा है, फिलहाल लोग खंदक में छुपे हुए हैं बंकर में। तो वहाँ का दृश्य है। सूर्य सैनिक आपस में बात कर रहे हैं, लहना सिंह हजारा सिंह से बात कर रहा है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों एक तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं और थोड़ा मोड़ा जल भी रिस करके उसमें आ रहा है। नीचे चंबा नदी है तो उसमें जो बावली है, जो छोटे छोटे नाले हैं, उसकी तरह से वहाँ कीचड़ का माहौल है, पानी जैसे आ रहा हो कहीं से रिस करके। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उधमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। उधम सिंह को बोला वो, उठ सिगड़ी में कोले डाल। सिगड़ी मतलब चूल्हा, भट्टी में कोयला डालने के लिए बोला। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सूबेदार पूरे खंदक में घूमने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह मजाक करता था बहुत, विदूषक था मतलब जोकर था, मजाक करता था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा मतलब पुरोहित, जो यज्ञ आदि कराते हैं। तो करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। वो कल्पना कर रहा है कि जर्मनी का बादशाह मर गया और उसका तर्पण कर रहा है। तर्पण जो मरने के बाद जो प्रक्रिया होती है, श्राद्ध कर्म, वो कर रहा है। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी पर उसके हाथ में देकर कहा,
अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये लोग हंसी मजाक करते हुए वहाँ सफाई का कार्य कर रहे थे। ये दृश्य है। कभी कभी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं वीडियो में, ये समझिए कि युद्ध हो रहा है, युद्ध का ये दृश्य है। तो मान लीजिए बम जो गोला है ऊपर से गिर रहा है, तोप चल रही है, मान लीजिए, ठीक है। हाँ, आदेश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। वो आदमी बोला कि चलो युद्ध जब खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं सरकार से यहाँ ज़मीन मांग लूँगा और यहीं पर मैं खेती करूँगा। लाड़ी घोड़ा को भी यहाँ बुला लूँगा, घर की महिलाओं को ही बुला लूँगा, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। मैंने उसे बार बार कहता हूँ कि हम लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, कोई सिख तम्बाकू नहीं पीता है। तम्बाकू मतलब तंबाकू या बीड़ी सिगरेट। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और पीछे मैं हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह है जो एक दूसरा सैनिक है, उसका समाचार बगल वाले सैनिक ने लहना सिंह से पूछा। अच्छा है, बोधा सिंह सैनिक है जिसकी तबीयत खराब है, उसकी देखभाल करता है ये लहना सिंह। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया में मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से जो मर जाते हैं उनको सरकार से इनाम नहीं मिलते। सरकार से इनाम उन सैनिकों को मिलते हैं जो युद्ध करते हुए मरते हैं, जो गोलियां खाकर मरते हैं। ये वो बोला। तो जब तक इन पंक्तियों से हम लोग ये सीखे कि लहना सिंह बोधा सिंह नाम का कोई सैनिक है जिसकी सहायता करता है, उसकी ड्यूटी के बदले में खुद ड्यूटी करता है और उसको आराम करने का मौका देता है। रात में अपना गर्म कंबल उसे ओढ़ने को देता है और खुद सिगड़ी के सहारे हाथ सेक कर रात बिताता है। मतलब बोधा सिंह की रक्षा करता है हमेशा लहना सिंह। मेरा डेरा मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। लहना सिंह बोला, बुलेल की खड्ड है अमृतसर में, वहाँ पर वो बोला कि वहाँ मेरा घर है, मैं बुलेल की खड्ड के किनारे ही मरूंगा। भाई कीरत सिंह, लहना सिंह के भाई का नाम है कीरत सिंह। कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। मैं अपने घर पर ही मरूंगा, यहाँ नहीं मरूंगा। ये बोला लहना सिंह। वजीरा सिंह ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। वो बोला कि जर्मनी और तुर्किस्तान के लोग मरे, अब हम लोग क्यों मरेंगे। कुछ गीत गाने की बात हुई तो सब मिलकर गाने लगे सभी सैनिक। वो पंजाबी भाषा में गाते हैं, दिल्ली शहर ते पिशौर नो जान दिए, कर लेना लोंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, लाना चाटका कदुए नू। ये पंजाबी भाषा। कद पढ़नाए मजेदार गौरिए, होने लगा चाटका कदुए नू। दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अरे नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, अरे मेरे गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता है कि दाढ़ियों वाले घरबाड़ी सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कड़ाहा, बोधा सिंह की तबीयत खराब है, वो कड़ाहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है। उसे बुखार थी तो बोला कि कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। ठंड लग रही थी तो लहना सिंह बोला कि लो मेरी जर्सी पहन लो। और तुम
तुम क्या पहनोगे? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, ये कहने का मतलब है। तो बोधा सिंह को हेल्प करता है कौन? लहना सिंह। अपना कपड़ा उसको देता है, अपने लिए जो सोने के लिए जगह है वो उसको दे देता है। वह आराम करे, बोधा सिंह सुरक्षित रहे, इसका पूरा ख्याल रखता है लहना सिंह। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, वह झूठ कहानी कह गया था कि घर से आया है मेम का भेजा हुआ गर्म कपड़ा, लेकिन सच ये था कि वह नहीं था वहाँ पर। जो था उसने बोधा सिंह को दिया। बोधा सिंह को के प्रति उसके दिल में प्यार था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ हैं वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर नहीं, वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ। जो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। मतलब कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हैं उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। अब लहना सिंह के सामने जो साहब थे उनका मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए। उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। यह जर्मन सैनिक का ऑफिसर था जो वेश बदल के इनकी छावनी में घुस आया था। ये लहना सिंह को पकड़ में आ गई। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लहना सिंह ने अपने शक को मजबूत करने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर वो साहब बोले। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं क्या, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की भैंस की मैंस में लगाएंगे, रेजिमेंट की मैंस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने यह किताब वह विलायत भेज दिया। साहब बोले, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे? हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। देखो, अब लहना सिंह को पता लग गया कि वो दूसरे क्षेत्र का आदमी, दूसरी सेना का आदमी यहाँ पर है घुसा हुआ। अब उसकी जान खतरे में है। तो लहना सिंह ने साहब से सवाल पूछे ऐसे समझ गया कि बाहरी आदमी है, दुश्मन का आदमी है, शत्रु का आदमी है। अब वह खंदक में नीचे गया, सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह बोला, वो पूछा कि तुम कौन हो? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। वह दूसरे सैनिक का आदमी है। और क्या?
कैप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आएं। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं रहें। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। लेफ्टिनेंट साहब को खोजने मैं जा रहा हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख, एक एक अकालिया। ये गुरु गोविंद सिंह बोले थे कि सिख लोग इतने बहादुर होते हैं कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, मतलब 1.25 लाख सैनिकों के बराबर एक होता है सिख। ये गुरु गोविंद सिंह का लाइन है। तो लहना सिंह बोला कि 8 नहीं, 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों की जगह, ये लेफ्टिनेंट साहब कौन है? लेफ्टिनेंट साहब विदेशी हैं, वो जर्मन के हैं, जर्मनी की जो सेना है उसकी तरफ से हैं। तीनों को जगह जगह खंदक के दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा ताकि विस्फोट हो और पूरा खंदक उड़ जाए और उस खंदक पर कब्जा हो जाए जर्मनी के सैनिकों का। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तानकर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मूंद लिए और गिर गए। मीन गॉड, माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। जरूरी कागजात जो थे उस सैनिक के शरीर से निकालकर अपने जेब में रख लिया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी हैं। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। ये बोला कि मैंने पकड़ लिया आपको, पूरी कहानी मैंने झूठी सुनाई और आप उसमें फंस गए। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। उस लेफ्टिनेंट साहब के पतलून में क्या था उसकी तलाशी लेना वो भूल गया था। लहना साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं और जर्मनी के लोगों की बड़ाई करता था। वेद पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था, डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जाओ, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। मतलब जो जर्मनी के सपोर्टर थे वो मुल्ला जी, उनके खिलाफ था लहना सिंह, उनको गांव से भगा दिया था। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली। जो साहब जो पैंट में पतलून में अपना हाथ घुसाए तो उसमें से निकली पिस्तौल और गोली चला दी लहना सिंह पर। लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हैनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। लहना ने भी तेजी से फायर की और साहब की कपाल क्रिया हो गई, मतलब वो मर गए। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, बोधा जो भीतर खंदक में है, तबीयत खराब है। वो बोला कि क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया और सैनिकों से सारी बातें बता दी कि विदेशी सैनिक का आदमी है, उसको मैंने मारा है। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए।
लहना ने साफा फाड़कर अपने घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। जर्मन सैनिकों का आक्रमण हो गया। वे चिल्लाते हुए खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ से ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 आदमी थे। लहना सिंह तक मार रहा था, तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और डेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से भी अंग्रेज सैनिक, इधर से भी। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, बंदूकें चलाना। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नामक सार्थक होता है। जब आदमी मरने वाला हो तो चांद भी उसे घटता हुआ मालूम पड़ता है। आज इनकी तबीयत खराब है लहना सिंह की, तो ये चांद जो आज निकला है आसमान में वह भी क्षयी विनाशक मालूम पड़ रहा है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे कि वाणभट्ट की भाषा में दांत विनोपदेशाचार्य कहलाती है, जो दांत से बीना बजाते हों, ऐसी हवा। वजीरा सिंह यह कह रहा था, कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। सूबेदार साहब लहना सिंह की बड़ाई कर रहे थे कि आज पूरी छावनी को बचाने का श्रेय उसी को जाता है, और दूसरा पहलू यह है कि वह बोधा सिंह को भी बचाया और सूबेदार साहब को भी बचाया। इसलिए ये आज अगर सूबेदार हजारा सिंह और ये बोधा सिंह जीवित हैं, जो दोनों बाप बेटा थे, सूबेदार साहब का वो लड़का था बोधा सिंह, तो लहना सिंह ने दोनों बाप बेटे की जान बचाई थी, नहीं तो आज दोनों मर गए होते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल भी लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोड़ में बड़बड़ा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम? लहना सिंह ने उन्हें उनकी बीवी की कसम दी। बोले कि जाइए आप प्लीज़ यहाँ से बोधा सिंह को लेकर के निकल जाइए। और तुम? उस सूबेदार जी बोले कि तुम लहना सिंह मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, मैं बाद में जाऊँगा। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा पढ़। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होड़ा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। आप जाइए और अपनी बीवी को बोलिएगा मेरे तरफ से कि मैंने मत्था टेका है उनके लिए, नमस्कार मेरा बोलिएगा। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे की देखभाल करना, तो मैंने जान बचाई है। ये मन की बात थी। सीधा वो बोलती है कि जो उन्होंने कहा था मैडम ने, मैंने कर दिया, जा करके बोल दीजिएगा। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा हूँ। अब जब गाड़ी खुल गई, सूबेदार और बोधा सिंह चले गए, तो लहना सिंह की हालत ख़राब हो रही थी। वजीरा को बोला, वजीरा सिंह को कि पानी पिला दे।
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। अब लहना सिंह मरने वाला है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और ये कहावत है कि मरने के पहले आदमी अपने जीवन के सारे कर्मों को याद करता है एक बार। पूरी स्मृति, पूरा लाइफ में आदमी जो करता है वह उसकी याद में एक बार आती है। सारी बातें शुरू से अंत तक, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ। खासकर वह घटना जो बहुत महत्वपूर्ण, जो दिमाग को, दिल को छू जाए, वह आदमी कभी नहीं भूलता। लहना सिंह को वह दृश्य आज भी याद है जब वो उसे हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध आया। क्यों हुआ? वह गुस्सा हो गया जब वो बोली कि मेरी सगाई, मेरी कुड़माई हो गई। वजीरा सिंह पानी पिला दे। फिर लहना सिंह बोला वजीरा सिंह को। 25 वर्ष बीत गए उस घटना के। अब लहना सिंह ने 77 राइफल्स में जमादार हो गया, 77 राइफल में काम करता है, जमादार है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमों की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, लाम पर मतलब युद्ध पर, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मर्ड बोधा सिंह भी यहाँ लाम पर जाते हैं, बोधा सिंह और हजारा सिंह भी जाएंगे, लौटते समय हमारे घर होते जाना, तो साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेरी में से निकलकर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। लो सूबेदार जी बोले कि ये जी मेरी बीवी है सूबेदारनी, वो तुमको पहचानती है। लहना सिंह उससे आके जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेका और असीम सुनी। लहना सिंह बोला मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। वही वो लड़की थी जो उसको मिली थी वहाँ पर। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। अब जाकर के होश आया कि वही वह, उसकी शादी इस सूबेदार से हो गई। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला और अभी जो सामने दृश्य है वो यह है कि गोली लगी है, घाव से पानी बह रहा है, खून बह रहा है। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था मतलब उस लड़की ने कहा था उसको कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है और सरकार ने हम तीमियों को कि घघड़िया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। वहाँ जाने के लिए सिर्फ मर्द ही जाएंगे, महिलाएँ नहीं जा। तीमियाँ मतलब महिलाएँ। तो एक बेटा भी है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। जिस लड़की से लहना सिंह प्यार करता था, आज उसी लड़की के सामने वो खड़ा है जो उस आंचल फैलाकर अपने पति और अपने बेटे की जिंदगी मांग रही है। वो बोले कि जब वहाँ युद्ध होगा तो मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। रोती रोती सूबेदारनी उबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था और वजीरा सिंह को पानी पिलाने के लिए बोला। अभी जहाँ वह वजीरा सिंह की गोद में मरने को तैयार है। लहना का सिर अपने गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला और कौन? कीरत सिंह। कीरत सिंह जो लहना सिंह का भाई है, जो गांव में रहता है। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ। वो बोला कि ठीक है, मरने के समय व्यक्ति की इच्छा पूर्ण कर देनी चाहिए। तो बोला कि हाँ मैं कीरत सिंह। भैया मुझे और ऊँचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, अपनी पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। यहाँ जो आम का पेड़ है गांव में, उस पेड़ की याद आई उसको। लहना सिंह को बोला कि इस बार ही खूब फड़ेगा, इस बार सीजन में। चाचा भतीजा दोनों यहाँ बैठकर आम खाना। चाचा भतीजा मतलब लहना सिंह का बेटा और कीरत सिंह जो उसका चाचा हुआ।
जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, अखबार में न्यूज आया, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह की मौत हो गई। तो इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि लहना सिंह ने अपने प्यार की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। तो वहाँ वह जो लड़की जो मिली थी, वह लड़की, उसकी शादी सूबेदार से हो गई, हजारा सिंह से। हजारा सिंह का बेटा हुआ बोधा सिंह, वो अभी सैनिक में सेना में भर्ती हुआ और युद्ध पर जाते समय उस लड़की ने लहना सिंह को बोला कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना प्लीज़। तो यह देखा कि उसे शादी तो मेरी नहीं हुई लेकिन वो मेरा प्यार है। तो प्यार की इच्छा, जो कोई प्रेमी है, प्रेमिका की याद उसको आई और उसने उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उसे खुशी प्रदान हो, इसके लिए उसने कहा था, मतलब उस लड़की ने जो कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, इसको उसने जान देकर भी निभाया, पूरा किया। इसको बोलते हैं सच्चा प्यार, इसको बोलते हैं देने वाला प्यार, उत्सर्गमयी प्यार, त्यागमयी प्यार। तो त्यागमय जो प्यार है, त्याग से भरा हुआ प्यार, यह प्यार महान प्यार है, यही प्यार का असल अर्थ है। तो हमने इस कहानी को पढ़ा, ये बहुत बड़ा वीडियो है, आप इसको एक बार में ही देखें। आपने इसको देखा, सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करेंगे कैसा लगा।